ये हाइड्रोजन का बोर मॉडल। हमने इसके पहले बात किया हुआ है रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड ने जो भी थियरी दिया था वो थियरी काफ़ी हद तक सही था, लेकिन वहाँ पर कुछ त्रुटियाँ थी, कुछ ऐसे उसमें ड्रॉबैक्स थे जो हम लोग को यहाँ पर समझना है। ड्रॉबैक ये था कि जैसे वहाँ पर ये बात बोला गया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास त्वरण है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो विकिरण उत्सर्जित करेंगे। किसके फॉर्म में? विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर इलेक्ट्रॉन से विकिरण हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित कर रहे हैं, उनमें से लाइट बाहर निकल रहा है, किसके फॉर्म में? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास जो ऊर्जा होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा है, कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर मोशन करना चाहता है, सर्कल में घूमना चाहता है, तो ज़रूरी ये होता है कि उसके पास जो एनर्जी है उसमें कोई बदलाव ना हो, वो कांस्टेंट रहे। लेकिन यहाँ पर जो थियरी था वो थियरी ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है, त्वरण हो रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के त्वरण की वजह से उसमें से रेडिएशन बाहर निकलेगा, विकिरण बाहर निकलेगा। किसके फॉर्म में? वो विकिरण कौन सा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और अगर विकिरण बाहर निकल रहा है तो विकिरण एक तरह की ऊर्जा होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन से लगातार ऊर्जा बाहर निकल रही है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में नहीं घूमेगा तो वो इस तरह का एक पाथ घूमेगा जिसको बोलते हैं सर्पिल पथ। इलेक्ट्रॉन ये सर्पिल पथ में घूमेगा और न्यूक्लियस में चले जाएगा। जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्पिल पथ फॉलो किया, वो कहाँ चले गया? न्यूक्लियस के अंदर चले जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले गया तो जो एटम है, जो परमाणु है, वो नहीं रह जाएगा। और अगर परमाणु नहीं रह जाएगा तो जो भी थ्योरी बताई गई है वो सब थ्योरी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इसी बात को समझाने के लिए कि ऐसा नहीं होता है, बोर ने अपना एक मॉडल दिया। तो इन्होंने जो अपना मॉडल दिया, हम लोग पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 3 अभिगृहित दिए जिनको बोलते हैं पोस्टुलेट। तो उनके जो 3 अलग अलग पोस्टुलेट्स हैं यहाँ पर उसी पर हम लोग बात करेंगे। उनका जो पहला पोस्टुलेट है वो उसी के बारे में है जहाँ पर ये बात बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें त्वरण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स में त्वरण है, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर से तरंग बाहर निकलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। अगर इलेक्ट्रॉन से तरंग बाहर निकल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो कम हो रहा होगा। और अगर उसका ऊर्जा कम हो रहा है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन कभी भी सर्कल में नहीं घूमेगा, बल्कि वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? समा जाएगा। तो इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने पहला अभिगृहित किया। इसको देखिए क्या बोला हुआ है, किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण करता है। यानी यहाँ पर एक नाम दिया गया है स्थिर अवस्था, एक स्थायी कक्ष बोला गया है। स्थायी कक्ष मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट। और जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्ष में घूम रहा होता है तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन के अंदर से कोई भी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। अब सोच के देखिए, अगर ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा तो क्या ऊर्जा में चेंज हो रहा होगा? नहीं। तो यहाँ पर वही बात बोला गया है कि जो ऊर्जा होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। निहित, यहाँ पर निहित कुल ऊर्जा निश्चित होती है। यानी ऊर्जा जो रहेगा इलेक्ट्रॉन के पास वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर ऊर्जा कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कल में घूमते रहेगा। तो इन्होंने, बोर ने अपने पहले अभिगृहित में एक नाम लिया है और वो नाम है स्थायी कक्ष। और उन्होंने ये बोला है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्ष में घूम रहा होगा तो उसमें कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगा तो ऊर्जा कांस्टेंट होगा। अगर ऊर्जा कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कल में घूमता रहेगा, कोई वो दूसरा पाथ नहीं फॉलो करे, मतलब वो न्यूक्लियस में जाकर नहीं धंसेगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो mv²/r है ये किसके बराबर होगा? 1/4πε0 e² r²।
ये हमने इसके पहले किया हुआ है, आप एक बार वहाँ जाके देखें। तो ये अपना हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स और ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो दो बल लग रहा होगा, एक केंद्र की तरफ और एक केंद्र के बाहर। जो केंद्र की तरफ बल लग रहा होता है वो बल जो होता है वो यही होता है जो यहाँ पे लिखा गया है 1/4πε0e² तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है वो बल यही है। ये इनका फर्स्ट है जहाँ से ये निकल कर आया। इसको हम लोग बोलते हैं पहला अभिग्रहित, जहाँ पर इन्होंने बात किया हुआ है स्थायी कक्ष के बारे में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन से कोई भी रेडिएशन, कोई भी विकिरण जो है वो उसका उत्सर्जन नहीं होता है। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा अभिग्रहित किया, दूसरा जो पोस्टुलेट दिया, उसमें उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकते हैं जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम जो L होगा वो किसके बराबर होगा, वो h/2π का गुणांक गुणज होगा। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो n × h/2π होगा। मतलब ये हुआ कि अगर n का मान 1 है, इलेक्ट्रॉन अगर पहले कक्षा में है तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π होगा। अगर n का मान 2 है तो जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग है वो कितना होगा, 2h/2π। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्ष में होगा तो कितना होगा, 3h/2π। कहने का मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकते हैं जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होगा। पूर्णांक गुणज का मतलब यहाँ पर हुआ या तो 1 × h/2π या 2 × या 3 × यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि जैसे 3.12 × h/2π, ये नहीं होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास जो भी कोणीय संवेग होगा वो इस तरह का होगा, इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव में आया हुआ है तो इस तरह का नहीं होगा। यहाँ बोला गया है पूर्णांक गुणज, और जो पूर्णांक गुणज बोलते हैं उसका मतलब होता है कि वो एक तरह का क्वांटिक होता है, एक नाम होता है क्वांटाइजेशन। तो जो क्वांटमीकरण होता है वो यहाँ पर बात किया गया है कि जो कोणीय संवेग है वो एक तरह का क्वांटमीकरण होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड क्वांटमीकरण का मतलब ही होता है पूर्णांक, यानी यहाँ पर जो भी एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो h/2π, 2h, 3h, 4h, 5h इस तरह से रहेगा, दशमलव में होना संभव नहीं है। तो इन्होंने जो इनका दूसरा अभिग्रहित है उसमें ये बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकते हैं जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग h/2 का पूर्णांक गुणन होगा या गुणज होगा। और यहाँ पर उन्होंने ये बात बोला हुआ है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटिक होता है, यानी क्वांटमीकरण होता है, यानी क्वांटाइज्ड होता है। तीसरा इन्होंने ये बोला, ये दूसरा हो गया इनका। तीसरा उन्होंने ये बोला कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक कक्ष है, एक कक्ष यहाँ पर है, जो कक्ष यहाँ पर है इसका एनर्जी लिखा गया, इसका एनर्जी लिखा गया EI, इसका लिखा गया EF। ये प्रारंभिक हो गया और ये अंतिम अवस्था हो गई। इन्होंने ये बोला कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है, तो जो इनका तीसरा अभिग्रहित है वो ये बोलता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से, किसी एक कक्ष से किसी दूसरे कक्ष पर जंप करता है, जैसे ये प्रारंभिक से अंतिम कक्ष पर जंप किया, हायर से लोअर पर जंप किया, तो वो एक विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा होगा तो ये एक विकिरण उत्सर्जित करेगा। ये जो विकिरण उत्सर्जित कर रहा होगा इसके पास जो भी ऊर्जा या एनर्जी होगी, जो भी इसके पास ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, वो हो जाएगा इन दोनों का अंतर। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू है -13.6, इसका वैल्यू है -3.4। तो जो यहाँ पर विकिरण उत्सर्जित हो रहा है उस विकिरण के पास जो ऊर्जा होगा उसको लिखा गया h𝛎। यहाँ जो म्यू लिखा गया है वो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ जो म्यू है वो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। तो ये जो h𝛎 हो गया वो हो गया इनिशियल माइनस फाइनल। जैसे यहाँ पर हो जाएगा -3.4 -13.6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10.2।
तो जो भी यहाँ से विकिरण उत्सर्जित हुआ उसके पास जो एनर्जी होगा वो 10.2 होगा। और हम लोग इसी एनर्जी की सहायता से हम लोग इस विकिरण का जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, उसको पता कर सकते हैं। तो जो इनका तीसरा अभिगृहित है वो बात करता है इस विकिरण के बारे में। तो जैसे यहाँ पे देखिए बोला गया है कि इसके अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपने विशेष रूप से उल्लेखित अकिरणीय कक्षा से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर सकता है। जब ऐसा करता है तो फोटॉन उत्सर्जित होता है, और जो फोटॉन के पास ऊर्जा होगी वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है, जो यहाँ पे लिखा गया है। जब इन्होंने ये 3 अलग अलग अपग्रहित दिया तो उससे जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी त्रुटियाँ थी, वो त्रुटियाँ लगभग क्या हो गई, कम हो गई या समाप्त हो गई। ये बात और है कि जो भी बोर का थियरी है वो थियरी हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उनके लिए होता है, या उसके जैसे हो गया He+, या फिर Li2+, इनके लिए होता है। हर एक परमाणु के लिए जो बोर मॉडल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। हाइड्रोजन एटम यानी जो हाइड्रोजन का परमाणु है और उसके जैसे कुछ परमाणु के लिए ही सिर्फ ये होता है। इसमें आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो अलग अलग कक्षा होती है उनकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या किन चीज़ों पर निर्भर करेंगी वो देखेंगे। साथ में अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की क्या गति हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने पीछे लिखा हुआ है mv²/r, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, हम लोग इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करेंगे त्रिज्या पता करने के लिए। तो देखिए लिखा जाएगा यहाँ से 1/4πε0 E²/r² = mv²/r। यहाँ से देखिए एक आर कैंसिल हो रहा है। जब आप एक आर कैंसिल करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1/4πε0 E²/r = mv²। हम लोग यहाँ पर n का मान लाते हैं। जो n यहाँ पर इसके पहले लिखा था हम लोग उसी n को यहाँ पर लाएंगे जो एक तरह का पूर्णांक था। तो लिखेंगे जो L था जिसको लिखा गया था NH/2π। ये जो L होता है वो एक कोणीय संवेग है, इसका फॉर्मूला होता है mvr। तो लिखेंगे mvr = NH/2π। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा NH/2π m × r। इसी v का मान आप यहाँ पर रख दीजिए इस फार्मूले में। तो लिखा जाएगा देयरफॉर ये फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 E²/r बराबर यहाँ पर m, जहाँ पर v² है वहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा n²h²/, ध्यान रखिएगा यहाँ पर v² तो इसका स्क्वायर करके रख रहे हैं। तो हो गया n²h²/4 π² m²r²। अब यहाँ जो टर्म्स कैंसिल हो रहा है जिसको हम लोग कैंसिल करें, जैसे यहाँ देखिए 4 है तो 4 से 4 चले गया, यहाँ पर पाई है तो पाई से पाई चले जाएगा, एक आर का मान भी चलेगा यहाँ से। यहाँ पर एक m है तो m भी कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा हमें r चाहिए यहाँ पर, तो इसको r के टर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ इसको लिखेंगे r = ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन h² n² ये e² यहाँ आ जाएगा तो पाई m e²। तो देखिए जो यहाँ पर r का फॉर्मूला आया, इसको लिखेंगे रेडियस ऑफ nth। तो कोई किसी भी nth कक्ष के लिए जैसे n = 1 हो जाएगा तो पहला कक्ष हो गया, n = 2 हो गया दूसरा कक्ष, इस तरह से लिखा गया। तो ε0 h² / π m e², ये e² यहाँ आ गया, पाई m यहाँ पहले से था तो पहले से यहाँ पर है, इसको अरेंज किया। अब यहाँ पर अगर हम लोग n = 1 रखते हैं पहला कक्ष के लिए तो इसके इसमें लिखा जाएगा r1 = ये हो जाएगा ε0 h² / π m e²। तो ये सब देखिए सब कांस्टेंट है। अगर आप सबका मान रखेंगे तो जो r1 आता है वो लगभग आता है 5.29
10⁻11 मीटर, इसको हम लोग A0 लिखते हैं और इसको बोला जाता है बोर त्रिज्या। यानी जो हाइड्रोजन एटम का पहला ऑर्बिट है, हाइड्रोजन एटम का जो पहला कक्ष है, उस कक्ष के लिए जो रेडियस, जो त्रिज्या होगा, वो त्रिज्या इतना ही होता है 5.29 10⁻11 मीटर, जिसको बोलते हैं बोर त्रिज्या। तो ये अपना हो गया रेडियस के लिए। अब हम लोग इसी रेडियस की सहायता से स्पीड निकाल सकते हैं। जब आप देखते हैं, जैसे अगर आपने मुझे स्पीड के लिए सॉल्व करना है कि कितना वेग होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एक कक्ष में, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। आप इसको देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं v = NH डिवाइड बाई 2πm × r। आप यहाँ पर यहाँ से आप ये जो r का मान है इसको आप यहाँ अगर पुट करते हैं तो लिखा जाएगा Vn। इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट। किसी भी एक n, मतलब अगर आप पहला कक्ष लेते हैं तो n का मान 1 हो जाएगा, दूसरा लेंगे तो n का मान 2 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये हो जाएगा NH डिवाइड बाई 2πm। जहाँ पर r है वहाँ पर आप इसको जब रखेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन h² डिवाइड बाई πm e²। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जैसे यहाँ पर ये पाई से पाई चले गया, यहाँ एक n कैंसिल हो गया, एक h चले जाएगा, m चले जाएगा, तो जो रह गया उसको लिख लेते हैं। तो जो रह गया वो क्या रह जाएगा, Vn = यहाँ रह गया e², तो e² डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए 2 है, एप्सिलॉन है, h है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट h और n। तो ये हो गया स्पीड के लिए। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो स्पीड होगा वो n के साथ व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब n = 1 पहला कक्ष हो गया, n = 2 दूसरा कक्ष हो गया, n = 3 तीसरा कक्ष हो गया। जब आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो n का मान बढ़ रहा होगा। और आप यहाँ से ये बात बता सकते हैं कि अगर n का मान बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज़ होगा, जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर त्रिज्या के लिए फॉर्मूला सॉल्व किया, स्पीड के लिए सॉल्व किया, ठीक उसी तरह से जब आप ऊर्जा के लिए सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है -me⁴ डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन² h² n²। तो ये हो गया एनर्जी किसी भी एक nth स्टेट के लिए। nth कक्ष के लिए मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ पर m जो होता है वो मास होता है, हमें पता है मास कांस्टेंट है। e जो होता है वो आवेश का मान होता है, वो भी हमें पता है। एप्सिलॉन भी पता है कांस्टेंट होता है, h कांस्टेंट होता है। जब आप सभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है -13.6 डिवाइड बाई n²। n² जगह पर है, बाकी सबका वैल्यू पुट करने पर ये आंसर आया। ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए वो फॉर्मूला ये है -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहीं पर जब हम लोग n का मान रखते हैं तो हमें अलग अलग कक्ष के लिए कितना एनर्जी होगा वो निकल कर आता है। अगर मुझे एनर्जी का न्यूनतम वैल्यू पता करना है तो मैं यहाँ पर n = 1 रखूँगा। जब मैं यहाँ पर n = 1 रखूँगा तो एनर्जी E1 कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का न्यूनतम मान है। इसके बाद जब आप वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर n = 2 रखा तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाई 4, तो आपको आंसर मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो दूसरा कक्ष है उस दूसरे कक्ष के पास जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, -3.4। ध्यान रखिएगा माइनस साइन है, इसका मतलब जब आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे होंगे तो जो एनर्जी का मान है वो बढ़ रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पर बोला गया है कि ये जो होता है वो निम्नतम अवस्था होता है n = 1, जो पहला कक्ष होता है। और n = 1 के लिए एनर्जी कितना यहाँ पर आया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब इसके ऊपर अब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए n = 2 है। जैसे n = 1 को बोलते हैं निम्नतम अवस्था। ये एक तरह का होता है ग्राउंड स्टेट, जहाँ पर एनर्जी मिनिमम होता है।
उसके ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पर एनर्जी का मान बढ़ने लगता है, उसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्थाएं। जैसे यहाँ जो पहला उत्तेजित अवस्था है जिसको लिखते हैं n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो जो पहला उत्तेजित अवस्था है वो n=2 यानी दूसरा कक्ष होता है। उसके लिए एनर्जी कितना होता है 3.4 माइनस के साथ। जब हम लोग बोलते हैं सेकंड एनर्जी स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो जो एक्साइटेड है उसको बोला गया है उत्तेजित। जब हम बात करते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो वो हो जाएगा n=3। उसके लिए कितनी एनर्जी है -1.5 n, ये उसी फॉर्मूले से आया जो था -13.6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1.5 n माइनस के साथ इस तरह से। तो जो पहला कक्ष होता है उसको बोलते हैं निम्नतम अवस्था, उसके ऊपर की जितनी भी कक्षाएँ होती हैं उनको बोलते हैं उत्तेजित अवस्थाएँ, और जो ये उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं इनको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। जब आप यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे तो एनर्जी का मान क्या रहेगा, बढ़ रहा होगा। अब अगर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, निम्नतम अवस्था में है, और आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर भेजना है, यानी आपको इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन को निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में भेजना रहेगा। तो सबसे कम क्या पॉसिबिलिटी है कि आप इलेक्ट्रॉन को n=1 से n=2 भेज दीजिए। अगर आप इलेक्ट्रॉन को n=1 से n=2 भेजना चाहते हैं तो आपको उसको कुछ ऊर्जा देना होगा ताकि वो उस ऊर्जा को अवशोषित करके यहाँ से यहाँ जा सके। अब यहाँ पर बात ये बनता है कि कितना ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप n=1 से n=2 पर भेजना चाहते हैं ताकि वो उत्तेजित हो सके, तो दोनों कक्ष के बीच का जो ऊर्जा का अंतर होगा वही आपको इसको देना होगा। जैसे इधर का ऊर्जा कितना है -3.4, यहाँ कितना है -13.6। जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ जब आप इलेक्ट्रॉन को 10.2 के बराबर का ऊर्जा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो n=1 से कहाँ चले जाएगा, n=2, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने का मतलब ये होता है कि जो परमाणु है वो भी उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम को उत्तेजित करने के लिए कितने ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो आपका आंसर कितना होगा 10.2। तो जब आप 10.2 का ऊर्जा देंगे तो जो हाइड्रोजन एटम है वो उत्तेजित हो जाएगा 10.2 पर। अगर आपको ये बोला गया कि आपको इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है, यानी जो हाइड्रोजन है उसको आपको आयनित करना है, आयोनाइज्ड करना है, यानी इलेक्ट्रॉन को एटम से एकदम बाहर निकालना है, तो जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है उसके पास कितनी ऊर्जा होती है 0, सबसे बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं अनंत। तो अनंत के लिए ऊर्जा कितना होता है 0 होता है। तो अगर मुझे इसको यहाँ से अनंत पे भेजना है तो अनंत और n=1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस मुझे पता होना चाहिए। यहाँ का एनर्जी कितना है 0 है, यहाँ कितना है 13.6 है माइनस के साथ। इसका मतलब जो एनर्जी में अंतर होगा वो होगा 13.6। मतलब ये हुआ अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को 13.6 के बराबर की ऊर्जा देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जो कम से कम ऊर्जा हमें देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। जब आपने इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बाहर आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो उसको नाम दिया गया आयनन ऊर्जा, जो कितना होता है 13.6। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ये हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 13.6। तो यहाँ पर दो होता है, एक होता है 10.2, एक होता है 13.6। दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। जब आप 10.2 देंगे तो इलेक्ट्रॉन n=1 से n=2 पर जाएगा, एटम से बाहर नहीं आएगा। जो परमाणु है वहाँ से बाहर नहीं आएगा, परमाणु के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन को 13.6 के बराबर का ऊर्जा दिया तो वो एटम से यानी परमाणु से बाहर आ जाएगा। एक बार जब वो परमाणु से बाहर आ गया तो जो परमाणु है एक तरह से वो आयन बन जाएगा, इसलिए उसको नाम दिया गया है आयनन ऊर्जा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है।